बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में SPSC लेक्चरर प्रिपरेशन सीरीज़ की 9वीं वीडियो है और इसमें मैं आपसे शेयर करूँगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे वो डिस्कस करने लगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जिसमें रिकमेंडेड बुक्स थी, ऑनलाइन मटेरियल था और इसके अलावा आपको टॉपिक सजेस्ट किए हैं कि कौन से आपने प्रिपेयर करने, तो आपने वो तैयारी शुरू करनी है। और मैं अपनी तरफ से जो आपको मटेरियल आज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड MCQs शेयर करूँगा आपसे, जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए और दीगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी कमीशन लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का ये कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के लिए जो हमने प्रिपरेशन का एक आगाज़ किया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक लिस्ट शेयर की थी और मैंने इसमें बताया था कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करेंगे इस टेस्ट के लिए। तो उसमें से मैंने स्टार्ट लिया है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस से, और इसमें आज के लेक्चर में जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करने लगा हूँ, ये जो बहुत बेसिक किस्म की चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी, आपको इस बारे में नॉलेज होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको रिवाइज करना ज़रूरी होता है। आपको जो पेपर आएगा उसमें एक तो वो सब्जेक्ट जो मैंने आपसे एक लिस्ट शेयर की है जो कि ग्रेजुएशन लेवल के हैं, उनके साथ साथ ही आपको मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो आज की ये जो सीरीज है उसका पहला लेक्चर उसी में से मैंने कंपोज किया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने टाइटल दिया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आप बखूबी वाकिफ होंगे। हार्डवेयर एक मशीन होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, प्रोग्राम होता है जिसको हम उसमें इंस्टॉल करते हैं उस अपने हार्डवेयर पे उसको फंक्शनल बनाने के लिए। उसमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलती है। इसके बाद है प्रोग्राम इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर, और जो कंप्यूटर वर्ड डिराइव हुआ है वो कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। इसके बाद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और हार्डवेयर एक फिज़िकल कंपोनेंट होता है और उस पर ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर हम जो यूज़ करते हैं, जो उसको रनिंग कंडीशन में लेके आता है। और फिर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ए कंप्यूटर बिकम्स यूजफुल इन कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, कि हार्डवेयर अकेला कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर अकेला कुछ नहीं है, दोनों कंबाइन होकर एक फंक्शनल कंप्यूटर बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम जब दुरुस्त करते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है डिबग। और अगर किसी हार्डवेयर कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम रिपेयर करते हैं, और अगर सॉफ्टवेयर रिपेयरेबल नहीं होता तो उसको हम री इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास जो उसका बैकअप पड़ा होता है उससे हम दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन हार्डवेयर के केस में अगर बात की जाए तो अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डेटा। ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। अब ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं जिसको अभी हमने प्रोसेस नहीं किया होता उसको डेटा कहा जाता है। रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा जाता है, और ये डिफरेंट सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर्स, करैक्टर्स, सिम्बल्स, पिक्चर्स या कोई और चीज़ भी हो सकती है। फिर इसके बाद जब हम डेटा को या रॉ फैक्ट्स को प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस होने के बाद ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डेटा इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस डेटा। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम शो की हुई है जिसको हमने रॉ फैक्ट्स में डेटा इनपुट दिया है, प्रोसेस किया है, और फिर उसके बाद जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, जिससे हम कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में
स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसमें स्टूडेंट्स नेम होता है, फादर नेम होता है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास बंडल्स ऑफ इंफॉर्मेशंस पड़ी होती हैं, जो रॉ फैक्ट्स पड़े होते हैं। तो उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस हम किस तरह से करते हैं कि जब हम उन स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं तो फिर उनको डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब उनको डिवाइड कर लिया जाता है फिर हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं कि हाँ जी किसके पेंडिंग ड्यूज़ हैं, किसके कितने कोर्सेज रजिस्टर्ड हैं, किसके कितने आवर्स रजिस्टर्ड हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें रिसीव होती है वो उसी बेसिक रॉ फैक्ट से हम हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस रॉ फैक्ट्स को हमने प्रोसेस किया और इस इंफॉर्मेशन तक हम पहुँचे कि ड्यूज़ किसके पेंडिंग है, कितने क्रेडिट आवर्स या सब्जेक्ट्स किस स्टूडेंट्स के रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपके सामने शो की हुई है, जिसमें हाई स्पीड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम, और ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स प्रोवाइड करती है जो कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल विलेज, डिजिटल कन्वर्जेंस कि हमारी जितनी भी वो मैनुअल चीज़ें थी उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है जैसे कि ग्राफिक्स, ऑडियो, मूवी, डॉक्यूमेंट्स या कोई और चीज़ भी हो सकती है डिजिटल टाइप में। फिर उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है आपका वो कंप्यूटर है, और अगर लेटेस्ट रिसर्च या लेटेस्ट ट्रेंड को देखा जाए तो कंप्यूटर के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जैसे कि टैब, मोबाइल और इस तरह की स्मार्ट रिस्ट वॉच, इस तरह की सारी चीज़ें। फिर कम्युनिकेशन लिंक, और तीसरी इस चीज़ के उसके नो हाउ हो कि उसको यूज़ किस तरह से करना है। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम शो की हुई है। सबसे पहले हम इसको देखें कि एक पर्सन जो कंप्यूटर यूज़ करता है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्बिनेशन होते हैं। उसको हम डाटा इनपुट के तौर पे देते हैं, वो उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। वो इंफॉर्मेशन हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसको नेटवर्क पे स्प्रेड भी कर सकते हैं बाकी यूज़र्स के साथ। फिर उसके बाद आता है डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो रॉ फैक्ट्स हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उनको फिर प्रिपेयर करते हैं बतौर इनपुट देने के लिए। जब वो सिस्टम को इनपुट दी जाती है, सिस्टम उनको प्रोसेस करता है और जो आउटपुट हमें मिलती है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने लिए स्टोर भी कर सकते हैं, इंटरनेट पर स्प्रेड भी कर सकते हैं, और जो स्टोर शुदा है उसको लेटर ऑन भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो इनपुट कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा वगैरह, इसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं किसी कंप्यूटर में। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हम कंप्यूटर से आउटपुट यानी कि कंप्यूटर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, और वो किस तरह से देता है, जिस तरह हम मॉनिटर पे देख के स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही होती है, प्रिंटर पे प्रिंट निकल के आ रहा होता है। फिर उसके बाद सिस्टम यूनिट क्या होता है कि एक जिसको हम आम ज़बान में CPU कहते हैं, ये एक कंटेनर टाइप चीज़ होती है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके कंप्यूटर को बना रहे होते हैं, जैसा कि उसमें शामिल होते हैं मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी और इस तरह के बेसिक पार्ट्स उसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद साथ ही स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, और कम्युनिकेटिंग डिवाइस जिस तरह से DSL, डायल अप मॉडेम और वायरलेस एंटीना वगैरह इसमें शामिल हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमारे काम को स्पीड अप करता है, हैवी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, प्रोसेसिंग फास्ट होती है, एक्यूरेसी इसमें 100% तकरीबन होती है, और रिकॉलिंग हमारी जो स्टोर शुदा इंफॉर्मेशन है हम उसको किसी भी टाइम रिकॉल कर सकते हैं, और कंट्रोल सीक्वेंस ये हाईली सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे आप इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं वैसे ही इसने काम करना है, और ये कंसिस्टेंसी के साथ, यानी कि इसने बोर नहीं होना, इसने थकना नहीं है, ये अपना काम कंटिन्यूसली तसलसल के साथ करता रहता है। फिर कम्युनिकेशन, ये हमारे दूसरे कंप्यूटर या यूज़र के साथ कम्युनिकेशन लिंक बिल्टअप करता है, हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। वर्सटाइल, इसका मतलब कि हम अपना हर काम इसमें कर सकते हैं, हम ऑफिस वर्क कर सकते हैं, हम मूवीज़ देख सकते हैं, हम कोई और बजट वगैरह इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई एनिमेशंस बना सकते हैं, सिमुलेशंस कर सकते हैं, यानी कि ये हर डोमेन में काम करता है। फिर इसकी ये नॉन फीलिंग्स एंटिटी है, नॉन इंटेलिजेंस है, जितना आप इसको बताएंगे उतना ही काम करेगा। और कॉस्ट रिजेक्शन, जो हम मैनुअल तरीके से जो काम कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए कोई डाक भेजते हैं, वो आपको कितने कॉस्ट आती है, और अगर आप वही चीज़ किसी को ईमेल एड्रेस के ज़रिए भेज देते हैं उसकी कितनी कॉस्ट आती है, तो वो आपको बेहतर अंदाज़ा हो रहा होगा।
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें शेयर करूँगा जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होंगी। इसका कोई ना कोई एमसीक्यूज़ आपको एक कदम मिल ही जाएगा आपके होने वाले टेस्ट में। तो शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बिकॉज नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। और सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो एबेकस था, और द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस वाज एबेकस, जो कि डेवलप की गई थी 600 BC। और इसमें जो फंक्शंस थे वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का था। और फिर उसके बाद जॉन नेपर्स बॉर्न, जो सेकंड कंप्यूटर डेवलपर थे, और इन्होंने एक दूसरी कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी, और इट वाज ए कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर। और ये इस तरह का कार्डबोर्ड यूज़ करता था जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसकी मदद से कैलकुलेशंस की जाती थी। अर्ली 17th सेंचुरी में ये चीज़ बनाई गई थी। और फिर इसके बाद पास्कल कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय द पास्कल 1642 में, और ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकती थी नंबर्स को। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इसमें की जाती थी, लेकिन उसका प्रोसेस इस तरह से होता था कि वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते थे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करना होता था, तो 3 3 3 3 इस तरह वो 4 टाइम लिख के उसको ऐड करते थे, तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की जो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आता था वो एडिशन के थ्रू वो हासिल करते थे। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट कंप्यूटर जो बनाने वाले थे, और इन्होंने 1694 में ये डेवलपमेंट की थी। और ये कैलकुलेटिंग मशीन, जो कि फर्स्ट कैलकुलेटर डेट कुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आल्सो। और फिर 40, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे काम कर सकता था। और फिर उसके बाद पंच बोर्ड, जो कि फ्रेंच इंजीनियर जोसेफ डेवलप पंच बोर्ड सिस्टम फॉर द पावर लूम्स। ये फैब्रिक इंडस्ट्री का काम था, और जो कि कपड़ों के ऊपर मुख्तलिफ वेविंग पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, और फिर बाद में इसको कंप्यूटिंग डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा था। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज, जो कि 1822, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने एक मशीन तैयार की, कैलकुलेटिंग मशीन, और ये 60 एडिशन कर सकती थी पर मिनट। फिर उसके बाद इनकी बारी आती है 1889। इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, जो कि कंप्यूटर सर्किटरी को यूज़ करते, जिसमें उन्होंने बूलियन अलजेब्रा अप्लाई किया हुआ था। फिर उसके बाद आते हैं जॉर्ज ब्योली। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी। और ये जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। और फिर उसके बाद आते कमर्शियल कंप्यूटर्स, जो कि जिसका फर्स्ट मॉडल था 701, जो कि डेवलप किया गया था IBM की तरफ से। और IBM ये आज तक चल रहा है। आजकल IBM के कंप्यूटर चल रहे हैं और इंटेल के कंप्यूटर चल रहे हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ किस्म की जनरेशन चलती आई हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हमारे स्टार्ट हुए थे 1942 से, और ये चले थे 1955 तक। अब इनमें जो यूज़ किए गए थे वो सबसे पहले इस्तेमाल होने वाले थे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनमें इस्तेमाल की गई थी वैक्यूम ट्यूब, जो कि ग्लास से बनी हुई थी, और ये उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और उनको क्रिएट करने और उनको एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइस थी। इनमें इस्तेमाल की जाने वाली जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। आजकल जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। कंप्यूटर के पास 3 तरह की आजकल लैंग्वेजेस हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है, और एक मशीन लैंग्वेज। अगर तो हम हाई लेवल पे काम कर रहे हो या लो लेवल पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट
करता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनको डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज ही प्रोवाइड की जाती थी। इंस्ट्रक्शन जितनी भी होती थी वो सारी मशीन लैंग्वेज में होती थी। फिर उसके बाद आते हैं कि मैग्नेटिक ड्रम्स जो इस्तेमाल किए जाते थे स्टोरेज के लिए और इनपुट के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल किए जाते थे, और ये बैच प्रोसेसिंग बेस पे काम करता था। बैच प्रोसेसिंग से मुराद के कंप्यूटर के पास जितनी भी जॉब्स आती थी वो 1 बाय 1 उनको एग्जीक्यूट करता था। जॉब 1 स्टार्ट की, उसको कंप्लीट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जॉब, उसको कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो इस तरह ये चलता रहता था। फिर उसके बाद के ये कंप्यूटर जो होते थे वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसा कि आजकल के कंप्यूटर जिनमें हम हर तरह का काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई मूवी देखनी हो, गेम खेलनी हो, कोई ऑफिस वर्क करना हो, या कोई सिमुलेशन करनी हो, ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम का जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, वो जिस पर्पस के लिए बनाया जाता था सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होता था, और उनमें जो उनका बेसिक एम होता था वो साइंटिफिक पर्पस और रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर बनाए जाते थे। इनमें कुछ एडवांटेजेस, जिस तरह के उस टाइम पे जो हमारे पास डिवाइस अवेलेबल थी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के लिए, वो सिर्फ वैक्यूम ट्यूब ही थी, और वैक्यूम ट्यूब जो कि इस्तेमाल की जाती थी उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो डेटा कैलकुलेशन कैपेबिलिटी थी वो मिली सेकेंड्स थे। अब डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो ये वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था साइज़ में, और ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था, और जैसे ही ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था वैसे ही हीट भी प्रोड्यूस करता था, और इसमें रिलायबिलिटी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता था ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, कि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जल जाती थी या फट जाती थी, तो इनको एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होती थी। अब इसके बाद इसको कॉन्स्टेंटली मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी, और इसमें पोर्टेबिलिटी का इश्यू भी काफ़ी ज़्यादा था, और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, और कमर्शियल यूज़ बहुत लिमिटेड था और लो स्पीड, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ और मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। ये नॉट वर्सटाइल का मतलब ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जिस पर्पस के लिए कंप्यूटर बनाया जाता था सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे, इसके अलावा बाकी काम उस पर नहीं होते थे। जैसे कि किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाया गया तो उस पर हम कोई मूवी या ड्रामा या कोई सिमुलेशंस या कोई ऑफिस वर्क नहीं कर सकते थे, जिस काम के लिए बस वो ही किया जाता था। फॉल्ट रेट काफ़ी ज़्यादा था इसमें। इसके बाद आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1955 से 64 तक थे। इनमें जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते थे, ट्रांजिस्टर इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल across a resistor. Transistor was used in the computer by 1956 in second generation computer. इनमें assembly लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी और हाई लेवल लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अब असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है और फोरट्रॉन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ा कि हमने मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होती है। अब उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज जो कि असेंबली लैंग्वेज है, और इसमें स्मॉल कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कंप्यूटर उनको पहले बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है। अब अगर बात की जाए हाई लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कि लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, और ये ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तरीन होती है। हम जब आगे जाकर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे तो इन चीज़ों की डिटेल भी आपसे शेयर करूंगा। बैच प्रोसेसिंग फर्स्ट जनरेशन में जो इस्तेमाल की जाती थी, तो सेकंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग के साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का फंक्शन ये होता है कि जब हम कंप्यूटर को मल्टीपल जॉब्स असाइन करते हैं तो जॉब 1 का एक पोर्शन एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर उससे स्विच किया जाता है जॉब 2 की तरफ, और उसका एक पोर्शन एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर उससे नेक्स्ट जॉब की तरफ एग्जीक्यूशन स्विच की जाती है। तो इस तरह थोड़े थोड़े पोर्शंस तमाम जॉब के एग्जीक्यूट किए जा रहे होते हैं, लेकिन यूज़र को ये फील हो रहा होता है कि सारी जॉब्स एट अ टाइम रन हो रही हैं,
तो ये स्विचिंग वाला जो काम था, ये फैसिलिटी थी मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। इनके साथ प्रिंटर भी इस्तेमाल होने लगा था। इस यहाँ पे इनके कुछ एडवांटेजेस, जैसे कि इनका फर्स्ट जनरेशन की निस्बत साइज़ कम हो गया था कंप्यूटर का, और रिलायबिलिटी वाला फैक्टर इम्प्रूव हुआ, और एनर्जी एफिशिएंसी भी यहाँ पे आ गई। पहले हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी जो लेस एफिशिएंट थी, और ट्रांजिस्टर उसके मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट साबित हुए। हीट वाला फैक्टर भी यहाँ पे कम हो गया, जिसकी वजह से इनको कमर्शियल यूज़ किया जाने लगा, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, वो डिसएडवांटेज में हम डिस्कस कर लेंगे। स्पीड इम्प्रूव हुई, और पहले हमने जो देखा कि मिली सेकेंड्स के बजाय यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स में प्रोसेसिंग होने लगी, और प्रेफरल डिवाइसेस लाइक टेप ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क और लाइन प्रिंटर जो इस्तेमाल किए जाते थे, उनको एक्सेसिबिलिटी फास्टर हो गई। मशीन लैंग्वेज के बजाय असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी, और एक्यूरेसी वाला फैक्टर भी इम्प्रूव हो गया यहाँ पे। अब डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो एयर कंडीशनिंग जो हमें वैक्यूम ट्यूब के लिए यूज़ रिक्वायर्ड होती थी, यहाँ पे वो हमें कम रिक्वायर होती है, लेकिन फिर भी एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट बरकरार रही। इसके बाद आते हैं मेंटेनेंस की तरफ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर थी। कमर्शियल प्रोडक्शन इसमें अभी भी डिफ़िकल्ट है, और ये कंप्यूटर भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे, और काफ़ी कॉस्टली थे, और नॉट वर्सटाइल थे। इनपुट के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल होता था। अब उसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1964 से स्टार्ट हुए और 1975 तक रहे। जैक केबली डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1958, एंड integrated circuit combined three electronic components onto a small silicon disk. Scientists later managed to fit even more components on a single chip called a semiconductor. अब इन्हें सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करते हुए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए, जिनमें ट्रांजिस्टर के बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी स्मॉल हुआ, और काफ़ी स्मॉल साइज़ की वजह से इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस भी मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिस तरह हमने सेकंड जनरेशन में पढ़ा था कि फोर्टान हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, लेकिन यहाँ पे पास्कल और कोपोल भी इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके अलावा इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर इस्तेमाल किए जाने लगे, लेकिन इसके पीछे जो सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन की अगर बात की जाए तो इनपुट के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पे टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाई गई। यहाँ पे आपने कंपैरिजन देखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें बैच प्रोसेसिंग होती थी, सेकंड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग, अब टाइम शेयरिंग और रियल टाइम। अब टाइम शेयरिंग में यही होता है जो मैं आपको सेकंड जनरेशन में बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ जॉब्स के दरमियान टाइम के हवाले से रिसोर्स शेयर किए जा रहे होते हैं, और यूज़र को ये लग रहा होता है कि मेरे सारे जॉब्स एट अ टाइम रन हो रहे हैं। अब नई चीज़ इसमें जो शामिल की गई थी वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम फंक्शन ये होता है कि हमारे पास डेटा रियल टाइम आ रहा होता है। इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि जिस तरह वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला जो सिस्टम है, तो वो उसको रियल डेटा मिल रहा होता है, और उसकी बेस पे वो कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग कर रहा होता है। या एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम, उसको रियल कैलकुलेशंस के लिए डेटा मिल रहा होता है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं। अगर हम बात करें इस पे तो काफ़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन लेटर ऑन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिटेल में बात होगी। यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट और ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। अब कुछ एडवांटेजेस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन स्पीड जो थी वो नैनो सेकंड्स तक पहुँच गई, जबकि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में वो माइक्रो सेकंड्स थी, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो मिली सेकंड्स थी। अब सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन थर्ड जनरेशन में एयर कंडीशनिंग के बजाय फ़ैन इस्तेमाल होने लगी हीट को डिस्चार्ज करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो जर्नल पर्पस था। अब सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर नॉट वर्सटाइल थे, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जेनेरिक थे, उनमें जर्नल पर्पस एप्लीकेशन भी यूज़ हो सकती थी। इसके अलावा वर्सटाइल टू अप टू सम एक्सटेंड और लेस एक्सपेंसिव।
यहाँ पे माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल किए गए इनपुट के लिए। और कुछ डिसएडवांटेजेस जैसा कि एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, एयर कंडीशनिंग के साथ ही फ़ैन भी इस्तेमाल किया गया जिसमें एयर कंडीशनिंग की जो ज़रूरत थी वो उसमें कमी आई। और इसके साथ ही इसमें आईसी चिप्स को क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी। उसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1975 से ऑनवर्ड अभी तक यूज़ हो रहे हैं। और इनमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किए गए जो कि माइक्रो प्रोसेसर एक एडवांस फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं और इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। इनमें सेमीकंडक्टर मेमोरीज लाइक रैम, रोम और मैग्नेटिक स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। और इसमें लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसमें हम डिटेल में बात करेंगे जब हम नेटवर्क्स वाली साइट्स पे जाएंगे। आगे वाले वीडियोस में वो भी आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा एक नेटवर्क है जो स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर अगर एक नेटवर्क की एग्जांपल ले ली जाए तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन किसी स्पेसिफिक एरिया में इस्तेमाल होने वाला लाइक किसी सिटी के दरमियान एक नेटवर्क जो इस्टेब्लिश किया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इस्तेमाल होने वाला स्मॉल एरिया नेटवर्क जो किसी स्पेसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि जिस तरह से वाई मैक्स का अगर आपने नाम सुना हो कि जो किसी स्पेसिफिक सिटी को कवरेज दे रहा होता है, वो एक मैन की एग्जांपल है। और लैन की एग्जांपल अगर इस्तेमाल की जाए तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया नेटवर्क जो होता है वो लैन कहलाता है। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब थर्ड जनरेशन में रियल टाइम फैसिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास गूगल सर्वर जो कि लोकेटेड है पाकिस्तान में, एग्जांपल दे रहा हूँ पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में, तो ये 3 जगहों पे गूगल सर्वर अवेलेबल है। अब एक यूज़र पाकिस्तान से एक्सेस करेगा तो उसको लोड बैलेंसिंग के तहत पाकिस्तान से ही सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन एक यूज़र जो कि इंडिया से एक्सेस करेगा उसको इंडिया से ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी सर्विसेज, और दुबई वाला यूज़र दुबई के सर्वर को ही एक्सेस कर लेगा। अब तीनों ये सर्वर आइडेंटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी स्टोरेज, इनकी प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे काफ़ी सारी नेटवर्क ट्रैफिक लोड कम हो जाता है और हमें अच्छी फैसिलिटी विद इन मिनिमम टाइम मिल रही होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर सेंट्रलाइज की बात की जाए, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अपोजिट जो चीज़ है वो सेंट्रलाइज है, उसमें ये होता है कि एक ही सर्वर किसी एक रीजन में बना दिया जाता है और वर्ल्ड वाइड सारे यूज़र उसी को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसमें ट्रैफिक लोड वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसमें सर्विस भी मुतासर होती है। कि अगर हमारा सर्वर जो कि दुबई में पड़ा हुआ है तो पाकिस्तान वाले भी दुबई के सर्वर को एक्सेस करेंगे, इंडिया वाले भी दुबई के सर्वर को एक्सेस करेंगे और दुबई वाले ख़ुद भी दुबई के सर्वर को एक्सेस करेंगे, तो वो सारी की सारी ट्रैफिक खामखा में दुबई जा रही होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है कि वो रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। इसके कुछ एडवांटेजेस, अब इसमें अगर आप देखें तो एयर कंडीशनिंग वाला फैक्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ फ़ैन से ही काम चल जाता है यहाँ पे। और जो इसके प्रोसेसिंग थी वो बिलियंस पर सेकंड में चली गई है। फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड्स प्रोसेसिंग थी, सेकंड जनरेशन में माइक्रो सेकंड्स, थर्ड जनरेशन में नैनो सेकंड्स, लेकिन फोर्थ जनरेशन में अगर बात की जाए तो उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है वो बिलियंस में चली गई है। 1 बिलियन पर सेकंड प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ पे मिल रही है।
अब फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो ये अभी रिसर्च इन प्रोग्रेस है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें मशीन की या कंप्यूटर की या चाहे वो एक रोबोट है उसकी सेल्फ लर्निंग हो रही होती है रीजनिंग एंड जनरलाइजेशन के तहत। जिस तरह एक इंसान रियल इन्वायरमेंट और सिनेरियो के मुताबिक एक्ट करता है सेल्फ लर्निंग और मेंटल रीजनिंग को यूज़ करते हुए, तो ये कंप्यूटर में भी एक ऐसी इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि वो एक आम इंसान की तरह रिएक्ट कर सकता है। अब इसमें कंप्यूटर मशीन लाइक रोबोट विल बी एबल टू मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज। ये ह्यूमन लैंग्वेज को भी मैनिपुलेट कर सकता है, ये उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा और उसको रिस्पॉन्स भी कर सकेगा जैसे एक आम इंसान किसी दूसरे इंसान को रिस्पॉन्स करता है। और इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। इसमें जापान का काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और अभी जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं वो इसकी स्पीड को इम्प्रूव कर रहे हैं और इसमें हाई लेवल रियल आईक्यू लेवल इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ भी हो रहा है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में। इसमें किसी अगले टॉपिक पे मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इतनी है। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास जो होती है वो, हाँ, मैं आपको डिस्कस करने से पहले ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि नॉर्मली कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर एंड प्राइस। इसके अलावा अगर हम इनको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ओवरलैप हो रही होती हैं और इसमें हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इनकी कैटेगरीज कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो कि दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर डेट परफॉर्म्स इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग storage activities, or this type of computer has the following devices like input output storage device memory प्रोसेसर। और इसमें प्रोसेसर दो तरह के होते हैं, सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर भी हो सकते हैं और मल्टी कोर भी हो सकते हैं। आजकल नए कंप्यूटर जितने भी आ रहे हैं वो तकरीबन सारे मल्टी कोर आ रहे हैं, जिसमें आई सीरीज़ के कंप्यूटर जैसे कि i5 i7 i9 इस तरह से। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ हो रहे हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं और इसके अलावा लाइनक्स और यूनिक्स के भी काफ़ी सारे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और यूज़ भी हो रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज फर्दर जो यहाँ पे बनाई गई हैं, सबसे पहले है डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि आम कॉमन यूज़र इसको यूज़ करते हैं। और डेस्कटॉप की भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है ऑल इन वन कंप्यूटर। ऑल इन वन कंप्यूटर में मॉनिटर, सीपीयू और सारी चीज़ें एक ही जगह पे यूनाइट होती हैं, एक ही डिवाइस होती है जिसमें सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव होता है और ये एक सिंगल मॉनिटर होता है और उसी के अंदर ये प्रोसेसिंग भी हो रही होती है, स्टोरेज भी हो रही होती है, सारी चीज़ें उसी के अंदर एम्बेड कर दी जाती हैं। उसके बाद आते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर बैकएंड पे किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं और यूज़र के पास सिर्फ एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। उसकी प्रोसेसिंग, उसकी स्टोरेज और उसकी मेमोरी सारी बैकएंड सर्वर पे होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी में एक लैब है, उन्होंने एक सीपीयू लगा दी है और जितने भी स्टूडेंट्स उधर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उनको सिर्फ एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस प्रोवाइड कर दिया गया है। अब सीपीयू जो यूज़ हो रहा है वो पूरी लैब के स्टूडेंट्स के लिए एक ही यूज़ हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है कंप्यूटर वर्क स्टेशन की। ये मोर एक्सपेंसिव एंड पावरफुल है, यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन एंड ग्राफिक्स वर्क बाय इंजीनियर्स, ग्राफिक आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट। इसके बाद है एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास एक कंप्यूटर होता है और नॉर्मली ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन आजकल के दौर में कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो विदाउट इंटरनेट हो। और ये एक सिंपल आपको एग्जांपल दूं कि जो कॉमन यूज़र घरों में यूज़ करते हैं, जिसमें एक सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड और माउस होता है और इसमें सम टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, सम टाइम नहीं होती है। कुछ कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, कुछ के साथ नहीं होती है। ये एक एग्जांपल है स्टैंड अलोन कंप्यूटर की। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और फर्दर एक है सर्वर कंप्यूटर।
सर्वर कंप्यूटर ये एक कंप्यूटर की एक ऐसी एग्जांपल है जो नेटवर्क में मौजूद दूसरे कंप्यूटर्स के लिए स्टोरेज मैनेज करना, उनकी एक्सेस को मैनेज करना कि कौन सा कंप्यूटर या कौन सा यूज़र किस स्टोरेज को या किस सॉफ्टवेयर को या किस सर्विस को एक्सेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता और किसको कितने रिसोर्सेस असाइन करने हैं, किसको नहीं असाइन करने, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है सर्वर कंप्यूटर। ये 4 टाइप्स थे डेस्कटॉप कंप्यूटर की। और फिर पर्सनल कंप्यूटर की जो सेकंड फॉर्म है वो है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर्स आल्सो कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर, और लैपटॉप के हवाले से तो आप सारे लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। फिर है टैबलेट पीसी, ये भी आजकल बहुत कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ है। मैक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर के बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स है, और इसमें क्या होता है कि इट इज़ नोन एज palm टॉप कंप्यूटर। Some examples of handheld computers are personal digital assistant PDA। अब PDA क्या चीज़ होती है कि पहले जो लोग यूज़ करते थे डायरी, तो PDA इज कॉल्ड अ डिजिटल डायरी। PDA को एक डिजिटल डायरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये वो लोग यूज़ करते हैं जिस तरह के कोई कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो फील्ड वर्क में जब जाते हैं तो उनके लिए उनको जो चीज़ें नोट करनी होती हैं या कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी होती हैं या इस तरह की जो बेसिक किस्म की इंफॉर्मेशन उन्होंने स्टोर करनी होती है, वो पीडीए को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी वेब इनेबल्ड सेलुलर टेलीफोन, ये मुख्तलिफ सेलुलर कॉल्स के लिए इस्तेमाल होती है जो वेब बेस्ड होती हैं। और वेब इनेबल पेजर, इसमें जो फैसिलिटी होती है कि वॉइस मैसेज को सेंड एंड रिसीव करना। ये तीनों कैटेगरी स्मार्टफोन के आने के बाद सारी की सारी रिप्लेस हो गई हैं, और स्मार्टफोन के अंदर ही हमारे से सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसको हम डिजिटल डायरी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट बेस्ड कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी पीडी है, सम कंपनीज यूज़ कर रही हैं। फिर उसके बाद आते हैं इंटरनेट अप्लाइंसेस। तो इंटरनेट अप्लाइंसेस का कॉन्सेप्ट इस तरह से कि अगर आपने सुना हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर नहीं सुना तो फर्दर जो हमारे कोर्सेज हैं नेटवर्क के, जैसा कि डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, तो उसमें ये टॉपिक डिटेल से आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी घर में मौजूद या किसी सिटी में मौजूद, जैसे कि टर्म यूज़ की जाती है स्मार्ट सिटी, तो उसमें मौजूद जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। जैसे मैं अगर अपने रूम की बात करूँ तो यहाँ पे लगा हुआ फ़ैन आईपी इनेबल्ड होगा, यहाँ पे लगा हुआ डोर आईपी इनेबल होगा, यहाँ पे लगा हुआ एसी आईपी इनेबल होगा, यहाँ पे लगी हुई लाइट आईपी इनेबल होगी। और मैं घर से बाहर कहीं भी अपने इन डिवाइसेस को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या अपने लैपटॉप के ज़रिए उस आईपी के ज़रिए एक्सेस कर सकता हूँ और उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसमें मैं उनको ऑन कर सकता हूँ, उनको ऑफ़ कर सकता हूँ, उनका टाइमर सेट कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़ुमरे में आ जाती हैं। ये काफ़ी वास्ट फील्ड है, इसमें पूरी पूरी सिटीज़ आजकल बनाई जा रही हैं। जैसे कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आप नेट पे ब्राउज़ कर लीजिएगा या मेरी नई आने वाली वीडियोस में इसमें आपको डिटेल मिलेगी। फिर चौथी टाइप है जो कंप्यूटर कैटेगरीज में है वो मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं कि इट इज़ लार्जर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर देन द पर्सनल कंप्यूटर। इट कैन एग्जीक्यूट 5 million instructions per second. It generally consists of 2 or more processor. It was introduced in 1965. It is also called mid-range server. It can serve up to 4,000 connected users simultaneously. अब इसका यूज़ क्या है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स होते हैं, स्टूडेंट्स कोई आ रहे होते हैं, कोई जा रहे होते हैं, लेकिन एट अ टाइम सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। लैब्स के इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं, स्टूडेंट्स के लैपटॉप होते हैं, स्टूडेंट्स के मोबाइल होते हैं, फैकल्टी होती है, तो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा यूज़र्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक सर्वर बना के रखा हुआ होता है जो इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, उनकी सर्विसेज को एक्सेस को मेक श्योर करता है, और स्टोरेज कितने असाइन करने हैं, किसको नहीं असाइन करने, किसको कौन सी सर्विस देनी है, किसको कौन सी सर्विस नहीं देनी, वो सारी की सारी जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो मैनेज हो रही होती हैं मिनी कंप्यूटर्स जो कि उन्होंने एक सर्वर बना के रखा हुआ होता है। इट इज़
is normally accessed by the user where personal or computer or terminal। अब टर्मिनल की अगर बात की जाए तो इसमें फिर वही बात होगी कि जिस तरह हमने इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा मिनी कंप्यूटर पड़ा होता है, रिसोर्सेज सारे उसके यूज़ हो रहे होते हैं, उसकी रैम यूज़ हो रही थी, उसकी स्टोरेज यूज़ हो रही थी, उसकी प्रोसेसिंग यूज़ हो रही थी, और यूज़र के पास जो चीज़ अवेलेबल होती है उसके पास सिर्फ कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर होता है, और ये अनएबल टू प्रोसेस पावर एंड अनएबल टू वर्क स्टैंड अलोन। अब इसको अगर हम देखें और हमने पर्सनल कंप्यूटर की जो सब टाइप पढ़ी थी वर्क स्टेशन, तो वो और ये चीज़ तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये कंप्यूटर कैटेगरीज एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही होती हैं। वो एक स्मार्ट लेवल पे यूज़ होने वाला कंप्यूटर है और मिनी कंप्यूटर उसकी एक एडवांस फॉर्म है जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। अब यूज़ ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स आर ऑफन यूज्ड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज और डिपार्टमेंट्स टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसके बाद पांचवी टाइप्स और कैटेगरी जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये लार्ज स्केल पे यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स होते हैं। इनकी प्राइस, पावर और स्पीड उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। डिज़ाइन टू परफॉर्म मल्टीपल इंटेंसिव टास्क फॉर मल्टीपल यूजर्स सिमल्टेनियसली और डिज़ाइन फॉर द हाई रिलायबिलिटी पर्पस। इट कैन बी सर्विस्ड एंड अपग्रेड वाइल इट इज़ रनिंग। अब इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है कि अगर आप इसको सर्विस कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं तो इसकी जो रनिंग चीज़ें चल रही होती हैं वो उनमें कोई इंटरप्शन नहीं आती, यूज़र को कॉन्टीन्यूसली सर्विस मिलती रहती है। इट इज़ आल्सो नोन एज एंटरप्राइज सर्वर। इट कैन सर्व अप टू 50,000 यूजर्स सिमल्टेनियसली। अब मिनी कंप्यूटर्स में हमने देखा था कि वो 4,000 की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन मैन फ्रेम्स 50,000 की कैपेबिलिटी रखता है। These computers can store large amount of data, information and instructions. The user can access a mainframe computer through a terminal or personal computer. A typical mainframe computer can execute 16 million instructions per second और इसके लिए क्वालिफाइड ऑपरेटर्स और प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। Mainframe computer can accept all types of high-level languages. Uses of mainframe computer are used in large organizations such as banks, educational institutes, financial institutions, atomic research center। इसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर। इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट मशीन। इट इज़ द बिगेस्ट इन साइज एंड मोस्ट एक्सपेंसिव इन प्राइस देन एनी अदर कंप्यूटर्स। It is the most sophisticated, complex and advanced computer. It has a very large storage capacity. It can process trillion of instructions in 1 second. The modern supercomputer consists of thousands of microprocessors. The supercomputers use high-speed facilities like satellite for online processing. Uses of supercomputers. Supercomputer is mostly used for the weather predictions, weapon design, preparing models of chemicals and biological systems, mapping the surface of planets, studying the neural network of the brain. Supercomputer is also used in businesses and industry field. For example, aircraft manufacturers use it to simulate aircraft and check its performance. Governments use supercomputer for different calculations and heavy jobs. Many Hollywood movies use it for animation purposes. अब इसके बाद आते हैं कि मैन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर के दरमियान कुछ व्यूवर्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। आपके पास जो मैन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो पावरफुल कंप्यूटर होता है और उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र को सिमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सुपर कंप्यूटर की तो ये मैन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़र को सिमल्टेनियसली हैंडल करने के बजाय एक बड़ी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर है एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक सिलेंडर है और इसमें मैंने एयर फिल करनी है। तो जब मैं इसमें हवा भरूँगा तो हवा का जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेगा कुछ इस तरह से, इस तरह के, या
ऐसे ग्राफ ऊपर जाएगा। जब इस तरह से ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो किसी भी पॉइंट पे हम देखना चाहें तो उनमें एक कंटिन्यूस इंक्रीज आएगा। अब ये जो कंटिन्यूस इंक्रीज है ये इसको कहते हैं एनालॉग इंक्रीज या एनालॉग वैल्यूज़। अब इसको अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक आपको यहाँ पे एक वेव दिखाता हूँ। अब इसमें भी जो चेंजेस आ रही हैं अप्स एंड डाउन, तो वो जो कंटिन्यूस चेंज है तो ये एक एनालॉग सिग्नल है। इसके बरक्स अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक बॉक्स है और इसमें मैंने छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने 4 बॉक्स रखे हैं तो हमारे पास जो चेंज आ रही है वो स्टेप वाइज आ रही है, यानी कि वहाँ पे 1 2 3 और फिर 4। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो इधर हमारे पास जो चेंज आई थी वो 1 पॉइंट समथिंग थी, 1.1 थी, 1.2 थी और इस तरह एक इंक्रीज आ रहा है। अब अगर हम देखें 1.1 और 1.2 के दरमियान भी कितने सारे स्मॉल फैक्टर इस तरह से हैं, जैसे कि 1.1 1 1.12 और इस तरह काफ़ी सारी फ्रैक्शंस आती हैं, तो ये कंटिन्यूस इंक्रीज है। अब इस तरह के जो कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जो डिजिटल डेटा को मैनिपुलेट करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं, और जो इन दोनों का मिक्सचर होता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एन एनालॉग कंप्यूटर डज ऑपरेट विद एनालॉग सिग्नल। It recognizes data as a continuous measurement of a physical property. It has no state. अब अगर बात की जाए डिजिटल कंप्यूटर की या डिजिटल डेटा की या डिजिटल सिग्नल की, तो उसमें जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है 0 या 1। लेकिन अगर बात की जाए एनालॉग की तो इसमें कोई स्टेट नहीं होती, एक सडन इंक्रीज इसमें नहीं आ रही होती, बल्कि एक कॉन्टीन्यूस चेंज आ रही होती है इसमें। एनालॉग कंप्यूटर इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एंड यूज। Its output is usually displayed on a meter or graph. Voltage, pressure, speed, and temperature are some physical properties that can be measured in this way. Analog computer has low memory and fewer functions. अब ये एनालॉग कंप्यूटर इसमें मेमोरी बहुत लो होती है और ये पर्पस स्पेसिफाइड होते हैं, जिस पर्पस के लिए इनको बनाया जाता है ये उसी के लिए काम करते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं होते ये। इट इज़ यूजुअली बिल्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। एनालॉग कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स में अगर हम देखें तो एनालॉग क्लॉक मेजर्स टाइम बाय द डिस्टेंस ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक अराउंड द डायल। द स्पीड ऑफ ए कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। अब अगर हम स्पीड ऑफ कार की बात करें तो जैसे जैसे कार मूव करती है उसकी स्पीड इंक्रीज़ करती है और वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होती है, उसमें कोई सडन चेंज नहीं आ रही होती। थर्मामीटर मेजर्स द लेंथ ऑफ ए मरकरी कॉलम। Analog processor is used at the petrol station which indicates the quantity of petrol delivered। और उसके बाद जो सेकंड टाइप है डिजिटल कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल डेटा पे ऑपरेट करता हो उसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन 2 स्टेट्स, आइदर 1 और 0 या ऑन एंड ऑफ के फॉर्मेट में होती है। जो 1 है उसको कंसिडर किया जाता है ऑन और जो 0 है उसको कंसिडर किया जाता है ऑफ। इट ऑपरेट्स बाय काउंटिंग द नंबर्स और डिजिट एंड गिव आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म। द डिजिटल कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एज compared to the analog computer, and they can be programmed to perform mathematical calculations, compare values. These computers store results in digital format. Digital computers are manufactured in a wide variety of sizes, speeds, and capacities. They have big memory. Digital computers are commonly used in offices and educational institutions. Here are some examples of digital computer, like digital watch is an example of a digital computer. The time is displayed changes from one discrete value to the others. It does not vary continuously. Scoreboard that directly count discrete values such as the time left to play and the score of each team. Here are another type, hybrid computer. A hybrid computer is a combination of both analog and digital computer. Some parts of processing is done on analog computer and some part on digital computer. A hybrid computer combines the best characteristic of both the analog and the digital computer. It can accept data in both analog and digital form.
Example of some hybrid computer like hybrid computer devices may calculate patient's heart function, temperature, blood pressure, and other signs. This measurement may then be converted into This measurement may then be converted into numbers and display in the digital form. ऑलरेडी 5 लेक्चर कर लिए जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड किए हैं और आज का ये लेक्चर इसमें मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो पिछले लेक्चर्स की रिफ्लेक्शन होगी और इसमें मैं आपको MCQs प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलते हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सवाल है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन विच ए मॉडर्न कंप्यूटर इज फाउंड टुडे इज कॉल्ड। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है पर्सनल कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, रिलायबल, और इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर्स मेन फंक्शन इज टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्टोरेज, कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो हमने जो पढ़ा था कि हमारे पास रॉ डेटा होता है जो हम कंप्यूटर को एज ए इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और जो प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलती है या प्रोसेस शुदा डेटा मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर टर्म फॉर प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इसके बाद है, चार्ल्स बेबेज कंसीव्ड द फर्स्ट कंप्यूटर, इट वाज रेफर्ड टू एज एनालिटिकल इंजन। जैकवार्ड कंट्रीब्यूशन टू डेवलप ऑफ द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट वाज, इसका राइट ऑप्शन है प्रोग्रामेबल लूम। अब ये जो यहाँ पे वर्ड लूम यूज़ किया गया, ये फैब्रिक इंडस्ट्री से रिलेटेड एक वर्ड है जिसमें आई थिंक ये कपड़े के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइंस या वेव बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, ये उसके रेलिवेंट कोई टर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हार्वर्ड एंकन डेवलप मार्क 1, और इसका जो ऑप्शन है डी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू मैकॉले एंड कंस्ट्रक्ट द एनेक, इसके राइट ऑप्शन है बी। फिर उसके बाद आते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर कैरेक्टराइज्ड बाय द वैक्यूम ट्यूब। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने कहा था कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उनमें वैक्यूम ट्यूब पाई जाती है। जो सेकंड जनरेशन थे उनमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट जनरेशन की, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट जनरल पर्पस कमर्शियल कंप्यूटर वाज कॉल्ड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट आर हाउस्ड ऑन। इसका मतलब ये कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज़ किए गए थे वो किस चीज़ के ऊपर एम्बेड किए जाते थे या टाई किए जाते थे, तो उसके लिए सिलिकॉन चिप्स यूज़ होती थी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। एक्सपेंसिव रूम साइज मशीन यूज्ड फॉर द लार्ज कंप्यूटर जॉब्स आर नोन एज मैन फ्रेम कंप्यूटर। अब हमने कंप्यूटर्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी जिसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जो सबसे छोटी कैटेगरी है जो हम आमतौर पे इंडिविजुअल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मिनी कंप्यूटर जो उससे थोड़ा लार्जर होता है और मैन फ्रेम कंप्यूटर जो उससे भी एक्सट्रीमली लार्जर होता है। तो ये रूम साइज और हाई लार्जर कंप्यूटिंग के लिए जो इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर इस लिस्ट में अवेलेबल है वो है मैन फ्रेम कंप्यूटर। इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए। कंप्यूटर डेट आर स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव मैन फ्रेम but larger and more powerful than the personal computer are called mini computers। पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद बारी आती है मिनी कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर से लार्जर और हाई कंप्यूटिंग पावर के होते हैं। उसके बाद आते हैं मैन फ्रेम और फाइनली सुपर कंप्यूटर। तो इसको जो राइट ऑप्शन है वो सी। अनदर नेम फॉर यूज ए सुपर कंप्यूटर इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ए जनरल पर्पज सिंगल यूजर कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज ए personal computer। What type of program first attract non-technical people to the internet? और इसका जो right option है email। What is another name for a notebook PC is called laptop। The four main function of a computer are, जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम उसको कोई ना कोई इनपुट डाटा प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके आउटपुट जनरेट करता है और उसको हम फिर स्टोर करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए।
The prefix kilo refers to approximately 1000, which computer provides resources to other computer in a network. और ये जो functionality provide करता है हमें वो है server. Which of the following item can be fit in a briefcase? इसका right option notebook. The computer that makes data available to the other computer is called server. Which of the following is not a peripheral device? मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर peripheral devices हैं, लेकिन मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक इंटरनल कंपोनेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। Input, processing, output and storage are collectively referred to as information processing cycle. Computers which are smaller and less expensive than the mainframe computer but larger and more powerful than the personal computer. The right option is mini computer. जो मैंने आपको शुरू में बताती थी एक तरतीब जो कि है सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर जो स्मॉल लेवल के होते हैं, फिर उसके बाद जो उससे लार्जर एक कंप्यूटिंग वाले होते हैं वो होते हैं मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मैन फ्रेम और फाइनली सुपर कंप्यूटर। A high-end desktop computer with massive low-cost computing power is called which one of the following would not be considered a portable computer? Desktop इसकी right option है। Handheld computer are called personal digital assistants or palm-top computer. Which of the following is not necessary in order to attain a computer literacy? इसकी right option है D. Expertise in computer programming is not required to attain computer literacy. To convert data into information, the right option is B. Which is a correct association between hardware device and component type? Mouse input device है, keyboard इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड और इनपुट ये इनकी एक राइट एसोसिएशन बनती है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। विच इज़ अ करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड एक्शन? इसका जो राइट ऑप्शन है डी, सीपीयू एंड डेटा कम्युनिकेशन। सीपीयू डाटा को रिट्रीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर डिलीवर करता है, तो इसमें डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है, साथ साथ प्रोसेसिंग भी परफॉर्म हो रही होती है, तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है डी। Which is a correct association between hardware devices and the component type? और इसका जो right option है monitor is used as an output device. All of the following are considered to be a personal computer except mini computer. इसका right option है notebook, नेटवर्क कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इनको पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये नॉर्मली बतौर सर्वर इस्तेमाल किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन ऑफ कंप्यूटर गो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट? और इसका जो राइट ऑप्शन है PDA, नेटवर्क कंप्यूटर एंड मैन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन ए है। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब palm-top PC, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, connected organizer, personal communicator, mobile business centers and web phone? और इसकी जो राइट ऑप्शन है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जो कि इन सारी खसूसियात का हामिल है। What type of system might include appointment scheduling and calendar, fax, to-do list and post-it notes? और इसके लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ई बुक। इसका राइट ऑप्शन है डी। What does the prefix pico means? Trillion. Pico stand for trillion. And what does the prefix nano means? ये यूज़ होती है बिलियंस के लिए। यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।